हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वनस्पति की। वनस्पति में हमने उसके बारे में विश्व के संदर्भ में हमने बात की थी। उसके बाद में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जिसके अंदर हमने चर्चाएं की है भारत के क्षेत्रों के बारे में भी, और हमने जो वनस्पति का प्रकार था वो भी पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति, जिसके बारे में हमने देखा था कि ये वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमने देखा कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है औसत रूप में, वहाँ पे वो वनस्पति पाई जाती है। तापमान के रूप में हमने देखा कि 24 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पे उससे अधिक टेम्परेचर रहता है वहाँ पे वो वनस्पति होती है। हमने क्षेत्रों की बात की थी, जिसमें पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग और अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, पूर्वी राज्यों वाला क्षेत्र और तराई वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर इतनी वर्षा होती है जहाँ पे सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाए, जिसके अंदर जो प्राकृतिक रबर जैसी सिनकोना है, आमनूस है, इस प्रकार की जो वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं जो सदाबहार प्रकार की हैं। सदाबहार प्रकार की वनस्पति कुछ विशेषताएं होती है जो हमने विश्व के संदर्भ में चर्चा कर ली थी, एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो वनस्पति है सदाबहार, ये एक प्रजाति के यहाँ पे वृक्ष नहीं होते, अनेक प्रजातियों के वृक्ष होते हैं। इनकी लकड़ी अन्य लकड़ियों से कठोर होती है, जो कि कटाई में कम काम आए, यानी इसकी एक प्रजाति के वृक्ष एक जगह नहीं मिलते, अलग अलग मिलते हैं। हमने बात की कि यहाँ पे उस सदाबहार जो वनस्पति है वहाँ पे पौधों के 500 स्तर पाए जाते हैं। ये बात मैंने नहीं की थी, अब कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमने बात की 500 स्तर कौन से होते हैं पौधों के। जैसे घास होता है, घास के बाद में इससे बड़ा स्तर होगा झाड़ियाँ, उसके बाद में छोटे वृक्ष, इसके बाद में मध्यम वृक्ष और उसके बाद में बड़े वृक्ष। ये 500 स्तर, पौधा के 5 स्तर होते हैं। ये सभी जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति या वन है वहाँ पे 500 स्तर पाए जाते हैं पौधों के। तो हमने यहाँ पे बात की, एक विशेषता ये है कि ये जो वनस्पति है इसका सबसे ज़्यादा आर्थिक दोहन या ऐसे मान लो इसकी कटाई ये हुई है, एक तो स्थानांतरित कृषि की वजह से, दूसरा हुआ है कि जो भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की जो वनस्पति है इसकी कटाई हुई थी। विश्व का प्रथम युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इन दोनों में सैनिकों को यहाँ पे भोजन के रूप में, यहाँ कर्नाटक वाला क्षेत्र, भारत के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में इन वनों को काट करके और उनके भोजन के लिए आलू की खेती की गई थी। ब्रिटिशों के द्वारा यहाँ पे आलू की खेती की गई कि क्योंकि आलू इसलिए की गई कि ये जो आलू है ये लंबे टाइम तक रख सकते थे, यानी ये ख़राब नहीं होता था, इसलिए उन्होंने आलू की खेती की सैनिकों के लिए। तो उस टाइम में अनेक वृक्षों की कटाई की गई थी, तो इस वनस्पति का ह्रास ऐसे भी हुआ है। तो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में जानकारी ली। हम सेकंड रूप में पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ प्रकार की, मानसूनी या पतझड़ प्रकार की वनस्पति, पतझड़ वनस्पति। देखिए इसको भी बहुत तेज़ी से याद कर सकते हैं हम। हमारा टॉपिक क्या था? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, हमने ये टॉपिक लिया था जिसमें दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं
मानसूनी या पतझड़ वनस्पति, इसको भी याद करने का बहुत ही तरीका है। जैसे हमने मानचित्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति को देखा था, वैसे ही इसको देखो। यहाँ पे अगर हम मैप में किसी चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ हमें समझने में आसानी प्रदान करती है, किसी भी चीज़ को हम आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे इस भाग में हम देखें मानसूनी प्रकार की, यहाँ जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होगी, जैसे हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार में 200 सेंटीमीटर ली थी, उससे अधिक ली थी। जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी, वहाँ पे पतझड़ प्रकार की वनस्पति होती है। ये जो वनस्पति होगी वो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देती है। यहाँ पे एक प्रकार की प्रजाति के ही वृक्ष होते हैं। अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्थिक दोहन हुआ है वृक्षों का, वो पतझड़ प्रकार के वृक्षों का ही हुआ है, और किसी वृक्षों का इतना नहीं हुआ जितना इनका हुआ है। तो यहाँ पे ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र अपने भारत में कहाँ कहाँ है, उन क्षेत्रों की मैं चर्चाएं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हिमालय वाला क्षेत्र है अपने, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, इसके दक्षिणी भाग में मैंने कल जो चैप्टर पढ़ाया उसके अंदर मैंने बात की थी भाबर प्रदेश की, और मैंने बात की थी तराई प्रदेश की। तो वो दोनों के दोनों क्षेत्र कहाँ होते हैं, फुट हिल जोन में होते हैं, जहाँ हिमालय का जो पर्वतपादीय जो क्षेत्र होता है उसके अंदर सबसे पहला जो क्षेत्र होता है कॉन्ग्लोमरेट्स के द्वारा, वो क्षेत्र भाबर का होता है। उसके बाद में जहाँ पे पानी लुप्त हो जाए और वही पानी जो लुप्त हो गया था धरातल पे वापस जो प्रकट होगा या हमें दिखाई देने लग जाता है, वो दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। उन दोनों क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वो दोनों ही क्षेत्र पर्वतपादी क्षेत्रों में मिलते हैं, वो कि हिमालय का दक्षिणी जो भाग होता है वहाँ पर। तो हम बात करें इस भाग में, इसके दक्षिणी भाग में जहाँ गंगा नदी बहती है, जो भारत में गंगा नदी बहती है, यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्रों में इसके समानांतर होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसके यहाँ पे भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र ज़्यादा अधिक है। तो इनमें यहाँ पर मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आगे की ओर देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये अपना राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ये राजस्थान के इस भाग में ये तो यहाँ पे गुजरात हो जाता है, और गुजरात के यहाँ पे एक है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पास में ऐसा एक राज्य और है, वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड छत्तीसगढ़ के पास में यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में जो अपनी वर्षा वाली शाखा है, वो शाखा इधर से जाकर के इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे जैसे यहाँ से एक शाखा भारत में एंटर की, यहाँ से भारत में एंटर करके ये हिमालय के समानांतर आगे की ओर निकल जाती है, और इस क्षेत्रों में पर्वतपादी क्षेत्रों में वर्षा करेगी। वो वर्षा यहाँ पे अधिक क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इधर वो वर्षा करती हुई जाती है तो इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है, और यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी आर्द्रता में कमी आएगी, यानी वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। जितनी वर्षा यहाँ पे होगी उतनी वर्षा यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इस क्षेत्र में ये जो वर्षा के क्षेत्र है वो ये होगा 100 से 200 सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ पे मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। तो वैसे ही वहाँ पे वृक्ष होते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में ये जो शाखा जा रही है इसका एक भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और यहाँ एक छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पश्चिमी बंगाल और यहाँ उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे महाराष्ट्र के पास में यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, और नीचे दक्षिण में ये केरल का है। इसको तो छोड़ दो क्योंकि यहाँ तो पश्चिमी घाट वाला वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम भाग में यहाँ केरल वाला क्षेत्र आता है। तो इस भाग में तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति अधिक होगी, लेकिन इसके जो पूर्वी भाग है जिसमें कर्नाटक का क्षेत्र आ जाता है और तमिलनाडु वाला क्षेत्र आ जाता है, तमिलनाडु में भी वर्षा कमी होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती, वो भी 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसका कोरोमंडल तट सर्दियों में भी वर्षा प्राप्त करता है, हमने एक बार चर्चा की थी। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में जैसे यहाँ से बात करें
तो यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इधर से एक शाखा आती है अरब सागर वाली, वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। इसके बीचों बीच दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य से, यहाँ दोनों पर्वत श्रेणी कौन सी है, विंध्याचल है और यहाँ पे सतपुड़ा है, दोनों के बीच से अंदर प्रवेश करेगी। ये आगे बढ़ते हुए इस हिमालय से जो आई थी शाखा, इससे मिलकर के यहाँ पे कुछ मात्रा में वर्षा कर देती है यहाँ पे, और वो वर्षा यहाँ पे कम कर पाती है, क्योंकि ये तो आर्द्रता अपनी यहाँ पे खो चुकी थी, और ये आर्द्रता यहाँ पे आती हुई विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में यहाँ वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे अपनी आर्द्रता को कम कर देती है। दोनों आपस में मिलकर के पठारी क्षेत्र में वर्षा करती हैं। यहाँ पे एक नदी है दामोदर नदी, वो दामोदर नदी पठारी भाग पे है, इसलिए उसके अंदर पानी की मात्रा कम आ पाती है। उसके जो तटबंध हैं वो कम हैं, यानी नीचे हैं, तो उस क्षेत्र में ये जो पानी है उस नदी से बाहर, उसके किनारों को तोड़ करके बाहर निकल जाता है और वहाँ पे बाढ़ ले आता है। तो वो पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है, तो उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इस क्षेत्र में ये जो वर्षा होती है, ये मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है, वो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर इसकी औसत वर्षा होती है यहाँ पे। तो इस भाग में भी कौन सी वनस्पति होगी, यही वनस्पति होगी जिसके अंदर हम वृक्षों की बात करें, जैसे नीम है, पीपल है, सागवान है, यहाँ पे महुआ है, पलास है। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती है, जो हमने लास्ट क्लासों में बात कर चुके हैं, इस प्रकार की वनस्पति मानसूनी में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंवला प्रकार की जो वनस्पति हो जाती है। यहाँ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे ओडिशा वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में ओडिशा का क्षेत्र है, वो भी इसमें शामिल है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वो भी इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे कर्नाटक भी इसमें आता है और तमिलनाडु भी इसी में आता है। तो मानसूनी प्रकार की जो वर्षा होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ इसको मानचित्र में अगर हम समझेंगे तो वो आसानी से हमें याद हो जाएगा। यहाँ पे सदाबहार वाली की अगर हम बात करें, मानचित्र बनाओ और मानचित्र में दर्शा दो कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, क्योंकि हम आगे जो प्रकार पढ़ेंगे उसके अंदर पूर्वी भाग की भी हम चर्चा करेंगे, हमने पहले भी चर्चा की है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट का, यहाँ पे जैसे ये मान लो ये पश्चिमी घाट है, इसका ये पूर्वी भाग है, यहाँ तो वर्षा हो जाएगी लेकिन इधर वर्षा नहीं हो पाएगी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है वो इस साइड में होगी, ना कि इस साइड में। भारत के अंदर वाली साइड में वो नहीं होती, बाहर वाली साइड में होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें, दूसरा प्रकार आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है इतना। तो इसके अंदर हमें मैप में देखना है कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये 100-200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। इसकी विशेषता आपको बताई दी होगी। यहाँ शीतकाल में ये पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ को गिरा देते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की प्रजाति के वृक्ष होते हैं, इसलिए एक साथ पत्ते गिराते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन कहते हैं। ठीक है, इनकी लकड़ी इतनी कठोर नहीं हो पाती, कठोर होती है लेकिन जो सदाबहार प्रकार की वनस्पति है उतनी कठोर नहीं हो पाती। इसलिए जो मानव समुदाय होता है, यानी जो मानव होता है, इनको आर्थिक दोहन के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए इनकी कटाई करके मार्केट में बेच देता है। तो इनका आर्थिक दोहन सबसे ज़्यादा हुआ है। अपने भारत में तो सबसे ज़्यादा मानसूनी का ही हुआ है, पतझड़ प्रकार की जो वनस्पति का ही हुआ है। विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें, विश्व के संदर्भ में सबसे ज़्यादा आर्थिक दोहन जो वनस्पति का हुआ है वो हुआ है कोणधारी वनों का। जो टेंगा प्रकार के जो वन हैं, वो जो हमने बात की थी, उसी प्रकार की वनस्पति का सबसे ज़्यादा आर्थिक दोहन हुआ है, जो कि वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। जो कनाडा में उसको लकड़ी काटने वाले व्यवसाय को हमने बात की थी, उसको कहा था हमने लंबरजैक प्रकार की जो समुदाय है जिसने लकड़ी काटने का व्यवसाय स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार की वनस्पति है। यहाँ पे इन क्षेत्रों को ध्यान में रख लेना, इनकी विशेषताएं आपको बताई दी है, मोटा मोटा इसको याद रख लेना। जो लास्ट में हमने पढ़ी वही विशेषता इसके अंदर शामिल कर लेना। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो वनस्पति हम ले रहे हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, अगला प्रकार है, यहाँ पे अगला प्रकार ले रहे हैं हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क
वनस्पति, वनस्पति, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क वनस्पति की। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की हम बातें करेंगे। ये जो वनस्पति होती है वो वहाँ पे होती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जहाँ पे वनस्पतियों की क्या होगी, कमी होगी, तो वहाँ की जो वनस्पति होगी तो उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति। अब देखना यहाँ पे हमने पहले उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध की चर्चाएं की थी। अपना भारत उष्णकटिबंध में कहाँ आता है, इधर देखें तो वो यहाँ से राजस्थान के पास में, यहाँ ये राजस्थान वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसके इधर से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को कहते हैं यहाँ पे करक रेखा, ठीक है। करक रेखा प्रकार की जो वनस्पति होगी, इसके मध्य में जो होगी वहाँ पे उष्ण प्रकार की जो वनस्पति होगी। ऊपर हाइट में जाएंगे तो वहाँ पे शीतोष्ण प्रकार की होगी। जैसे हम बात करें, अगर जलवायु की बात करें तो भारत की जो जलवायु होगी वो शीतोष्ण प्रकार की नहीं होती है, वह केवल कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी भारत की। जबकि भारत अपना दोनों गोलार्धों में है। दोनों गोलार्धों का मतलब यहाँ उष्णकटिबंध में भी आता है और ये शीतोष्णकटिबंध में भी आता है, ठीक है। तो अगर भारत में अगर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि यहाँ जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, ये जो हिमालय है ये प्रमुख कारण है। ये मान लो इसका क्यों है प्रमुख कारण, क्योंकि ऊपर की तरफ जो साइबेरियन जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो भारत में एंटर नहीं कर सकती। उसका कारण ये हिमालय इसको रोक लेता है। वो इधर आना चाहती हैं, इधर आएगी, लेकिन ये आने नहीं देगा, ये उधर ही रोक लेगा, चीन की तरफ रख देगा इनको। और इधर से जो गर्म पवनें जाती हैं, गर्म पवनें उष्णकटिबंध की, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है भूमध्य रेखा के पास में, तो ये गर्म पवनें जाती हैं तो इनको भी हिमालय रोक लेता है। जबकि ये क्षेत्र है वो शीतोष्णकटिबंध में आता है भारत का, ठीक है। लेकिन ये हिमालय इनको भी पार नहीं करने देता, जबकि ये गर्म पवनें अपने भारत तक ही सीमित रह जाती हैं। तो ये जो ठंडा क्षेत्र है उसको गर्म बनाए रखती है। तो इसलिए हमारे पूरे भारत में जो जलवायु है वो जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। तो यहाँ पे हम बात करें इस प्रकार की, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर हम बात करें 2 प्रकार से हैं, जिसमें एक तो जैसे मान लो एक साथ लेते हैं इसको, 70 सेंटीमीटर रेखा को रखा गया है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, कम वर्षा होगी तो वहाँ पे शुष्क प्रकार की वनस्पति होगी। और शुष्क भी कैसी होगी, मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होगी। कैसी होगी, मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट का नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति होगी। और 70 से 100 सेंटीमीटर होगी, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी वार्षिक, वहाँ पे अर्ध शुष्क वनस्पति होगी। अब इसके क्षेत्र देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। इसके क्षेत्र हम बात करें किसके, शुष्क वनस्पति की। हम शुष्क की बात करें तो शुष्क में राजस्थान भी आता है। राजस्थान का कौन सा भाग आएगा, यहाँ अरावली वाला क्षेत्र है राजस्थान में, ये अरावली वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इसका पश्चिमी भाग में यहाँ पे जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, जिसके अंदर हम बात करते हैं जैसलमेर भी आता है, जिसके अंदर हम बीकानेर को भी लेते हैं, जिसके अंदर हम बाड़मेर को भी लेते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं वो शुष्क प्रकार की मरुस्थलीय वनस्पति के होते हैं। और कुछ मात्रा में यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, इनको भी शामिल करते हैं। यहाँ पे गुजरात का ये जो भाग है, गुजरात वाला, इस गुजरात वाले भाग में भी इसी प्रकार की वनस्पति है, क्योंकि यहाँ पे भी वर्षा कम प्राप्त होती है। यहाँ पे कम वर्षा होने का कारण क्या है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का हवा के समानांतर होना। यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला ऐसी बनी हुई है कि ये हवा को रोक नहीं पाती, और हवा नहीं रोक पाएगी तो वर्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो वर्षा पवनें चलती हैं अपने साथ आर्द्रता को लेकर के, तो उनको रोकने के लिए यानी उनको रुकावट चाहिए, और रुकावट चाहिएगी तो वो आपस में पवन होगी, वो इकट्ठी होगी तो उसके अंदर जो आर्द्रता होगी वो बड़ी बूंद बन करके वर्षा कर देती हैं। तो वो ऐसी कोई परिस्थिति इनके बीच में नहीं आ पाती है, क्योंकि ये जो कच्छ वाला क्षेत्र होता है गुजरात वाला, इसके ऊपर से सीधा ही हवा निकल जाती है। यहाँ पे रुकावट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र नहीं है इतने, तो पर्वतीय क्षेत्र नहीं होने के कारण यहाँ पे वर्षा कम हो रही है।
अपने राजस्थान में भी वर्षा कम होने का कारण ये अरावली पर्वतमाला की दिशा है, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अगर यही पर्वतमाला अपने राजस्थान में अगर ऐसे होती तो ये जो पवनें आती इससे टकरा करके पूरे राजस्थान में वर्षा कर पाती थी, लेकिन ये क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इसकी दिशा गलत है। तो यहाँ पे हम बात करें तो राजस्थान के इस भागों में वर्षा कम प्राप्त होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति होगी, कैसी? शुष्क प्रकार की होगी, यानी मरुस्थलीय वनस्पति होगी, जिसकी विशेषताएं होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं, यानी कम पानी, जहाँ भूमिगत जल कम होगा तो ये जो वृक्ष होते हैं अपनी जड़ों को लंबा कर देती हैं ताकि उनको कुछ मात्रा में पानी मिल सके। और इनकी छाल जो होती है, ऊपर की जो छाल होती है वृक्ष के तने की, वो मोटी होती है। यहाँ पे कांटेदार वृक्ष होते हैं, हमने जो चर्चाएं कर ली थी पहले, कांटेदार क्यों होते हैं, ठीक है। ये वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, यानी अपनी पत्तियों को छोटा रखती हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं इन वनस्पतियों की। यहाँ पे झाड़ियों के रूप में कैक्टस है, बबूल है, ठीक है, नागफनी है। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होगी, मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियाँ होगी जिसमें झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनके क्षेत्रों को देखा, शुष्क मरुस्थलीय प्रकार के 2 प्रकार के वन हो गए। यहाँ पे कैसे हो गए? इसको 2 प्रकार में बांट लेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति एक भाग हो गया, और उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति ये दूसरा भाग हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शुष्क देख लिया। अर्ध शुष्क कहाँ कहाँ है भारत में? तो भारत में ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश होगा। वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया वहाँ होता है जहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। वो क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के दूसरी तरफ लुक जाता है, यहाँ पे उसकी ओट में आ जाता है, वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। इसके कारण वो अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति होती है। होती भी है और नहीं भी होती, ऐसा माहौल बन जाता है वहाँ पे, उसके बीच का क्षेत्र रह जाता है। नहीं होती इसका मतलब तो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति हो गई। अगर हो जाए तो वहाँ पे या मानसूनी प्रकार की या सदाबहार प्रकार की वनस्पति हो जाए। तो ये इनके बीच वाला क्षेत्र है जिसको हम स्टेपी प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति भी कह सकते हैं इसको, या अर्ध शुष्क भी कह सकते हैं, अर्ध मरुस्थलीय भी कह सकते हैं, जिसके अंदर वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इस प्रकार की जिसमें भी क्या होता है, कैर वगैरह होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, बबूल होते हैं, इस प्रकार की वनस्पति होती हैं यहाँ पे। लेकिन ये क्षेत्र आपको समझना होगा, ये क्षेत्र 2 हैं भारत में। एक क्षेत्र तो यहाँ पे अरावली वाला है, अरावली के पश्चिमी भाग वाला, जिसके अंदर हम झुंझुनू भी इसके अंदर शामिल है, सीकर भी इसके अंदर शामिल है, नागौर भी इसमें आता है। यहाँ नागौर के बाद में यहाँ जोधपुर भी इसी के अंदर आता है, अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पतियों में, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जो है, ये पश्चिमी घाट है, इसका पूर्वी ढाल जिसमें कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है, यहाँ महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में अर्ध शुष्क वनस्पति होती है। कारण क्या है इसका? वही कारण है ग्रीष्मकालीन पवनें। यहाँ से कोई पवन आ रही है, ग्रीष्मकालीन जो वर्षा करेगी यहाँ पे भारत में, वो पश्चिमी घाट के इस भाग में, जैसे यहाँ पे हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, इधर से पवन आएगी, इसके सम्मुख भाग में यहाँ तो वर्षा कर देगी, लेकिन उतरते समय ये शुष्क हो जाएगी। यानी कि हमने बात की थी लास्ट ईयर में कि पवन जब हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, और नीचे आएंगे वापस तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगी ये पवनें तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसकी तापमान की सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे नीचे उतरेगी तो ये पवनें गर्म हो जाएंगी। गर्म पवन वैसे ही अपनी आर्द्रता को ख़त्म कर चुकी होती है, शुष्क हो जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती हैं दूसरी तरफ। तो ये जो क्षेत्र होता है दूसरी तरफ वाला, ये वृष्टि छाया प्रदेश होता है, ठीक है। यहाँ पे वृष्टि छाया कारण यहाँ पे अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति होती है, यानी यहाँ पे वर्षा होगी वो 70 से 100 सेंटीमीटर होगी। इधर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ से जो पवनें आ रही हैं, ये पवनें एक शाखा राजस्थान की तरफ यहाँ पे अलग हो जाएगी, एक तरफ हिमालय की तरफ चली जाएगी। ये जो पवन आ रही है, ये पवन इस अरावली पर्वतमाला से टकरा करके पूर्वी भाग में तो यहाँ वर्षा कर देगी, लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है इसके ऊपर से निकल करके यहाँ आएगी तो ये शुष्क हो जाएगी और पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाएगी।
ये किसकी बात कर रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की बात कर रहा हूँ। इधर से कोई पवन जा रही है वो तो अरब सागर वाली शाखा है, वो तो यहाँ पे जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो अरावली के समानांतर आगे की ओर निकल जाएगी, जो कि यहाँ पे हिमालय के पास जाकर के इससे मिल करके और हिमाचल और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में वर्षा कर पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अरावली की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आएगी वो अरावली के पूर्वी भाग से टकरा करके पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा कर देती हैं, जो हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था। और इसका पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती और यहाँ पे अर्ध शुष्क प्रकार की जो वनस्पति होती है वो रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ दो क्षेत्र होते हैं, ये अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, वृक्ष होते हैं, वही इसकी विशेषताएँ हैं, तो इनको आप देख लेना। यहाँ पे ये दो प्रकार में हम बांट लिए हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, इसको आप देखना। ठीक है, आगे की बात करें हम, आगे की बात करें, अगले प्रकार की बात करें, इससे जस्ट अगला प्रकार है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास। यहाँ पे हम अगला प्रकार ले रहे हैं, एक बार तीसरा चौथा प्रकार हो गया उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र या घास क्षेत्र। देखिए, अपने भारत में उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र भी हैं और अपने भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र भी हैं, दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्ण कटिबंध का मतलब आपको समझ गए होंगे, कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ का जो ज़्यादातर भाग होता है वही भाग होता है। अपने उष्ण कटिबंध में जहाँ वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होती है, वहाँ भी उष्ण कटिबंधी होता है। तो यहाँ पे हम बात करें इस उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र की, तो ये तीन प्रकार का अपने भारत में, एक तो है यहाँ पे राजस्थान में सेवन प्रकार का घास। कौन सा है, राजस्थान में, ये राजस्थान का पार्ट है। इस राजस्थान के पार्ट में यहाँ पे जो घास होता है वो सेवन प्रकार का होता है। सेवन कौन सा घास है, जो जैसलमेर की लाठी सीरीज़ में सेवन की जो घास की पट्टी है उस घास की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार का जो घास है वह ही है। यहाँ पे हम बात करें मध्य भारत में, ये जो मध्य भाग है भारत का, मध्य भाग में जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो वनस्पति होती है या घास होता है वो होता है सवाना प्रकार का। ठीक है, ये भी उष्णकटिबंध में आता है। यहाँ पे हम बात करें कर्नाटक में, कर्नाटक पठारी क्षेत्र है। आपको बता दूं कर्नाटक एक पठारी क्षेत्र है, जो दक्कन का पठार जो आपने नाम सुना होगा वो यहीं पे है। तो यहाँ उच्च भूमि है, यानी धरातल जो मैदानी क्षेत्र है उससे ऊंचा उठा हुआ भाग है पठारी भाग, तो उच्च भूमि कहा जाता है उसको, कर्नाटक की उच्च भूमि। उस उच्च भूमि में एक प्रकार की घास होती है, उस घास का नाम है यहाँ पे उर्मिल। क्या नाम है, उर्मिल घास का नाम है। ये घास जो होता है वो कर्नाटक की उच्च भूमि में होता है। तो ये तीनों जो घास होते हैं, ये सेवन राजस्थान में हो गया। यहाँ पे बात करें सवाना की, ये मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हो गया। यहाँ पे उर्मिल प्रकार का जो घास है वो कर्नाटक की उच्च भूमि का घास है। तो यहाँ पे तीन प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास हो गए। ठीक है, आपको इसको नोट कर लेना है। तीनों प्रकार के घास के क्षेत्र आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत की वनस्पति संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, या मैप में आपको फिल करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये दे दे कि सेवन पट्टी कहाँ पे है और सवाना घास कहाँ पे है, या उर्मिल प्रकार का जो घास है वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार की घासों की आप इसमें लिख लीजिएगा। यहाँ पे कर्नाटक का जो उच्च पठारी भूमि है वहाँ पे उर्मिल है, यहाँ पे मध्य भारत में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में सवाना प्रकार की घास है, और यहाँ जो राजस्थान वाला जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे सेवन प्रकार की घास है। तो तीनों घासों के बारे में आप जानकारी ले लेना। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास अपने भारत में जो उत्तर भारत का जो ठंडे क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे दो प्रकार की घास होती हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में होती हैं, जम्मू कश्मीर के इस भाग में, जम्मू कश्मीर का ये जो भाग है इसमें एक जो वनस्पति होती है जिसको हम यहाँ पे मैदानी भाग में मर्ग बोलते हैं। और मर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सोनमर्ग और एक होते हैं गुलमर्ग। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की घास है, सोनमर्ग और गुलमर्ग।
ये 2 प्रकार के जो घास होते हैं ये जम्मू कश्मीर में होते हैं। और यहाँ इसी के पास में हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर में यहाँ जो ऐसी आकृति बनती है, जैसे यहाँ पे ये जो आकृति बनती है भारत की, इस भाग में एक राज्य है उत्तराखंड, उत्तरांचल बोलते हैं जिसको। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलते हैं जिसका नाम है यहाँ पे बुग्याल और प्यार। ये बुग्याल और प्यार 2 प्रकार की घास होती हैं, ये उत्तराखंड में होती हैं, दोनों याद रख लेना आप। यहाँ पे उष्ण कटिबंध में 3 प्रकार की घासों की बात हो गई। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के क्षेत्र हैं जो अपने भारत में 2 जगह होते हैं, जो उत्तरी भारत के ठंडे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पर्वतीय प्रकार की वनस्पति होती है, उन क्षेत्रों में 2 प्रकार के घास के मैदान हैं। एक तो है जम्मू कश्मीर में जो घास के क्षेत्र होते हैं उनको मर्ग बोलते हैं, और मर्ग में 2 प्रकार की घास होती है, एक तो सोनमर्ग और एक गुलमर्ग, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर भी इन घास के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को 2 प्रकार की घास होती है, एक तो बुग्याल और एक प्यार, तो दोनों को आप याद में रख लेना, ठीक है। ये कहाँ पे होती है बुग्याल और प्यार? उत्तराखंड में होती है, और ये सोनमर्ग गुलमर्ग होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इतने प्रकार हम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो 2-3 प्रकार जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।